मेरा नाम पीटर है और मैं कनाडा के एक बहुत बड़े नेशनल फॉरेस्ट में एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर के बतौर काम करता हूं। आज मैं आपके साथ कुछ घटनाएं बांटने वाला हूं। ये घटनाएं बिल्कुल अलग अलग है। ये जो पहली घटना है इसमें मुझे पूरी तरह से झंझोर के रख दिया था। ये घटना हुई थी साल 2006 में और इस समय मुझे यहाँ काम करते हुए आप समझ सकते हैं लगभग 10 साल हो चुके थे। मैं इस समय एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड रेंजर था। मुझे याद है कि एक सुबह जब गर्मी का मौसम था, हमारे रेंजर्स ऑफिस में अचानक एक रेडियो मैसेज आता है। कैंप साइट 3 से एक बच्चा खो गया है। मुझे पहले लगा ये कोई रेगुलर कॉल ही होगा और मैं अपने कुछ साथियों को लेके सीधा कैंप साइट 3 पहुंच जाता हूं। वहां मुझे बच्चे के माता पिता मिलते हैं और उन्होंने मुझे बच्चे के बारे में बताया। ये बच्चा 8 साल का है और एक ब्लू जैकेट पहन के रखा है इसने। हमने उनसे बहुत बातें की और उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि उनका बच्चा जल्द ही मिल जाएगा और हमने उसे ढूंढने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी। पहले 1 घंटे में हमें बच्चे का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता है। आमतौर से बच्चे ज़्यादा दूर जाते तो नहीं है और क्योंकि ये बच्चे हैं इसके कारण हमें अच्छे से उनके पैरों के निशान या फिर कोई सबूत मिल ही जाता है। पर इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें इस बच्चे का कोई भी सबूत या पैरों के निशान नहीं मिल रहे थे और इसी बात से पहले 1 घंटे में ही हम थोड़े परेशान हो जाते हैं। वैसे खोजी कुत्तों को तो हम लगभग 2 या 3 घंटे बाद बुलाते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे ये एहसास हुआ कि हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और हमने तुरंत खोजी कुत्तों की टीम को बुलवा लिया। टीम ने आके जैसे खोजना शुरू किया तो इस टीम का भी बच्चे को कोई सेंट नहीं मिल रही थी। मतलब इन्हें भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। ये ऐसा था जैसे कि ये बच्चा एक जगह पे आता और फिर कुत्तों को जैसे उसकी सेंट नहीं मिलती थी। ऐसे करते करते बहुत देर हो गई और कुत्ते भी अब लगभग हार मान चुके थे। जब इनमें से कुत्ते को इस बच्चे की सेंट मिल जाती है, हम सब उसके साथ भागते हुए एक जगह पे पहुंचे और हमने वहां देखा कि वहां पे सीढ़ियां है। जी हां, आपने जंगल में रहस्यमय सीढ़ियों के बारे में तो जरूर ही सुना होगा और जानते भी होंगे कि हम रेंजर्स कोशिश करते हैं जितना भी हो सके इन सीढ़ियों के पास ना जाए। इस बार ये खोजी कुत्ते हमें सीधा इन सीढ़ियों के पास लेके आते हैं। मैं और मेरी टीम के 2 लोग जब यहां पहुंचे तो हम तीनों ही इन सीढ़ियों के पास जाने से थोड़ा कतरा रहे थे, मगर सीनियर होने के कारण मैंने ये तय किया कि मैं ही जाके वहां देखूंगा कि वहां क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि इस समय अंधेरा था और इसीलिए सीढ़ियों से थोड़ी दूर होने के कारण हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि कुत्ते हमें सीढ़ियों के यहां क्यों लेके आए हैं। मैं जब सीढ़ियों के पास पहुंचता हूं तो मैंने देखा कि सीढ़ियों के ठीक नीचे कुछ है। ये देखते ही मेरा सबसे बड़ा डर सच हो जाता है। ये वही बच्चा था। वो अपना पेट पकड़ के सोया हुआ था, या फिर मैं बोलूं पड़ा हुआ था। मैं समझ गया कि ये बच्चा ना हिल रहा है, मतलब ये मर चुका है। मैंने तुरंत रेडियो करके अपनी पूरी टीम को यहां बुलवा लिया। इससे पहले कि मैं इस बच्चे को हाथ लगाऊं, मैंने सोचा ये करना ठीक रहेगा। टीम आके बच्चे की लाश को लेके चली जाती है और फिर था सबसे मुश्किल काम। फिर मुझे इस बच्चे के परिवार को बताना था कि उनका बच्चा मिल तो गया है पर वो जिंदा नहीं है। मैंने किसी तरह अपने दिल पे पत्थर रख के ये न्यूज़ उनके घर वालों को बताई, पर आज भी उस माँ की चीखें मुझे याद है। बस कई घंटों पहले ही ये हंसता खेलता परिवार छुट्टियां बिताने इस जंगल में आया हुआ था और अब जैसे उनके ऊपर जिंदगी का सबसे बड़ा दुख आ गया हो। बहरहाल मैं परेशान इस चीज को लेके था कि इस बच्चे की मौत हुई तो कैसे।
जब ये लोग बॉडी को उठा के फोरेंसिक के लिए ले गए तब मैंने देखा इस बच्चे पे कोई भी खरोच या चोट के निशान नहीं थे। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? अब आमतौर से जो फोरेंसिक टीम होती है और पुलिस होती है वो हमें ज़्यादा कुछ बताते नहीं है, क्योंकि हमारा काम बस लोगों को खोजना होता है। पर इस बार फोरेंसिक टीम में मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया और पूछा क्या मुझे वो बच्चा याद है जो लगभग 1 हफ्ते पहले सीढ़ियों के पास मिला था। मैंने बताया कि हाँ मुझे याद है वो बच्चा, लेकिन जब उसने मुझे इसकी मौत का कारण बताया तो मेरे होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। उसने मुझे बताया कि बच्चे को कोई भी बाहर से इंजरी तो नहीं है, पर उसके अंदर के बहुत सारे पार्ट्स जैसे कटे हुए पाए गए हैं। उसका लिवर 2 टुकड़ों में है, उसकी किडनीज 2 टुकड़ों में है, उसका हार्ट और लंग्स भी 2 टुकड़ों में पाया गया है। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? अगर बच्चे को कोई बाहरी चोट नहीं है तो उसके शरीर के अंदर के पुर्जे कैसे कटे सकते हैं? फोरेंसिक टीम्स और इंटेलिजेंस टीम्स भी इस केस में आई थी और उन्होंने बहुत खोजबीन की और पता करने की कोशिश की, मगर उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया। लगभग 3 महीने बाद इस केस को इंटरनल ब्लीडिंग कहते हुए क्लोज कर दिया जाता है। मगर आज भी हम जानते हैं कि उस बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसका हमें शायद कोई अंदाजा भी नहीं है। क्या ये इस जंगल में किसी तरह का जानवर है या फिर कोई एलियन अबडक्शन? मुझे नहीं पता, पर हाँ उस दिन से आज तक हमें ऐसा कोई केस नहीं मिला है। दूसरी कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही ज़्यादा सब्र रखा इस साल, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के वजह से मैं स्टोरीज़ नहीं डाल पा रहा था। बट अब वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी है मेरी लाइफ से, तो अब मैं स्टोरीज़ रेगुलरली डाला करूँगा। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को देखें, स्टोरीज़ को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप लोग रेगुलर देखते हैं और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रहा हूँ ये चैनल ग्रो करे और इसमें थोड़ी मेरी भी गलती है क्योंकि मैं खुद भी ज़्यादा रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ। बट उम्मीद करता हूँ कि 2024 में ये सब कुछ बदल जाएगा और ये चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और आप लोग को ये वीडियोस रेगुलरली दिखेंगे, बिल्कुल रेगुलरली। हफ्ते में 2 या 3 बार तो ज़रूर ही दिखेंगे। तो यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें स्टोरीज़ को और अपने दोस्तों को भी बताएं जो कि ऐसे कंटेंट को पसंद करते हैं। और आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ 2024 में। ये मेरे साथ हुई एक घटना है जबकि मैं रेंजर्स सर्विस को जस्ट ज्वाइन किया हुआ था। ये घटना है साल 1996 की। इस समय मैं एक नया रेंजर था और मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे एक घटना बताई थी। पहले कुछ दिनों में मैं अपने सुपरवाइज़र के साथ ही हर सर्च मिशन पे जाया करता था और थोड़े थोड़े देर के लिए मतलब लगभग 2 या 3 घंटों के लिए हर दिन मुझे जंगल में अकेले घूमना पड़ता था। मैं सच कहूँ तो 3 दिन ऐसे रहे जबकि अकेले घूमते हुए मैं खो भी जाता हूँ और उन 3 दिनों में मैंने जंगल में बहुत सी अजीब चीज़ें देखी। ये कोई पैरानॉर्मल चीज़ नहीं थी, मगर मरे हुए जानवर वगैरह जो कि पहले मैंने नहीं देखे थे। अभी आपको सुन के ये बहुत आम बात लगेगी कि जंगल में तो मरे हुए जानवर हो ही सकते हैं, लेकिन जब आप किसी बहुत बड़े जानवर को बेदर्दी से मरा हुआ पाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसे मारने वाला जो भी जानवर है वो इससे कितना बड़ा होगा। और अगर ये जानवर आप पे हमला कर देता है तो फिर आपकी
क्या हालत होगी ये आप सोच भी नहीं सकते। तो एक दिन मैं और मेरे सुपरवाइजर जंगल में घूम ही रहे थे कि मैंने उन्हें ये सब बातें बताई और वो बोल रहा था कि कैसे मैं इन चीज़ों से डर गया हूँ। मेरे सुपरवाइजर का नाम था एंड्रू और उसने मुझे कहा कि पीटर, इस जंगल में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी है जिसके बारे में मैं तुमको बता भी नहीं सकता। मैंने जब एंड्रू को बहुत पूछा कि वो मुझे बताए, तब उसने मुझे कहा कि मैं पहले अपना रेडियो ऑफ कर दूं। मैंने एंड्रू को सुन के उसकी बात मान ली और तुरंत अपना रेडियो ऑफ कर लिया और उसने भी अपना रेडियो ऑफ किया। वो बोला कि अब हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जिसके बारे में मैं चाह के भी किसी को नहीं बता सकता। मैं थोड़ा एक्साइटेड तो हो ही गया ये सुन के कि एंड्रू पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रहा है, मगर मैं ये भी समझ गया कि शायद मुझे कुछ बहुत डरावनी चीज़ दिखने वाली है। इसका कारण था कि मुझे रेडियो ऑफ करने के लिए कहा गया था और हमें कभी भी किसी भी हालात में रेडियो ऑफ करने की अनुमति नहीं थी। बहरहाल हमसे चलते चलते एक सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं। मैंने भी जंगल में इससे पहले कई सीढ़ियां देखी थी, मगर मुझे सच कहूं तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। एंड्रू ने मुझे कहा कि तुम सामने देख रहे हो, ये भले ही एक आम चीज़ लग रही हो, मगर कुछ भी हो जाए कभी भी जंगल में इन सीढ़ियों के आसपास भी मत भटकना। अभी भी बात करते वक्त हम इन सीढ़ियों से काफ़ी दूरी खड़े हुए थे, तो मैंने एंड्रू से पूछा कि इसका कारण क्या है। तब एंड्रू ने मुझे बताया कि धीरे धीरे मुझे पता चलेगा कि रेंजर्स ऐसी सीढ़ियों के बारे में बहुत बातें करते हैं और मेरी ट्रेनिंग में भी मुझे बताया गया था कि सीढ़ियों को अगर हम देखें तो उन्हें नज़रअंदाज कर दे। तो बात यह है कि जंगल के बीचों बीच ऐसी सीढ़ियाँ बनाता कौन होगा? कुछ सीमेंट की है और कुछ लकड़ियों की, कुछ नहीं तो कुछ नई नई जैसी दिखती है और कुछ पुरानी दिखती है, लेकिन इन्हें यहाँ बनाता या फिर लाता कौन है? एंड्रू के पास तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, मगर उसने मुझे बताया कि उसने इन सीढ़ियों से जुड़ी हुई जो घटनाएं देखी थी, उसके बाद वो कभी भी इनके पास जाने से बहुत ज़्यादा घबराता है। वो कहता है ये घटना है 1980 की और उनको एक रेडियो पे सर्च के लिए कॉल आता है। एक लड़की अपने दोस्त के साथ यहाँ कैंपिंग करने आई थी और ये कि वो रात से ही मिल नहीं रही थी। उस वक्त एंड्रू के साथ एक नई रेंजर लड़की थी जो कि सर्च मिशन पे उसके साथ आई। वो दोनों ढूंढते हुए ठीक इसी सीढ़ी के पास आते हैं और एंड्रू ने उस लड़की को बताया कि वो सीढ़ी के पास ना जाए। ये लड़की पता नहीं उसे क्या हुआ, शायद वो एंड्रू की बात समझ नहीं पाई या फिर उसने उसकी बात का मजाक उड़ाया और वो सीधा इन सीढ़ियों पे चढ़ जाती है एक बेहतर व्यू पाने के लिए, ताकि ऊपर से वो देख सके कि जो लड़की गुम गई है वो कहाँ है। थोड़ी देर बाद एंड्रू ने देखा कि वो लड़की अपना सर पकड़ के नीचे गिर जाती है। वो सीधा सबसे ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे गिर गई। एंड्रू दौड़ के उसके पास जाता है और उसने देखा कि उस लड़की की आंखों से खून निकल रहा है और तब तक वो मर चुकी थी। एंड्रू ने मुझे बताया कि ये वही सीढ़ी है जहां उस लड़की के साथ वो हादसा हुआ था। ये कह के एंड्रू मुझे पीछे की तरफ खींच लेता है और मुझे कहता है कि अब हमें वापस चले जाना चाहिए। मैं उससे कुछ पूछने वाला ही था, मगर उसने मुझे कहा कि अब इस बात को और सीढ़ियों को लेके ना तुम कभी मुझसे या किसी और से बात करोगे, और हाँ, अगर अपनी जान तुम्हें प्यारी है तो इनसे हमेशा दूर रहना। ये कह के एंड्रू ने अपना रेडियो ऑन किया और मुझे भी इशारे से कहा कि मैं अपना रेडियो ऑन कर लूं।
ये घटना मेरे साथ तब हुई जब मैं अपने ट्रेनिंग में था और साल था 1996। हर बार ट्रेनिंग के दौरान हमें यानी नए रेंजर्स को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। कभी कुछ टास्क होते हैं कि एक पुतले को ढूंढना है। सीनियर रेंजर्स कहीं ना कहीं एक पुतला छुपा देंगे और फिर नए रेंजर्स की कुछ टीम्स बनाई जाती है। बहुत सारे क्लूज भी रास्ते में लगाए जाते हैं ताकि हम नए रेंजर्स को उन क्लूज को फॉलो करते हुए उस पुतले या डमी के पास पहुंचना है। आमतौर से ये मिशन 2 दिन के होते हैं। मतलब पहले दिन सुबह ये मिशन स्टार्ट होंगे और फिर अगले दिन रात तक इन टीम्स में जो भी इस पुतले या डमी को ढूंढ निकाल सकता है वो टीम जीत जाएगी। तो ऐसे ही एक मिशन में मेरे टीम में 2 और लोग थे, गैब्रियल और जेम्स। हम तीनों सुबह सुबह अपनी गाड़ी लेके सर्च ऑपरेशन के लिए निकल जाते हैं। हमें यह बताया तो गया नहीं, पर हम जानते हैं कि हर टीम को हमेशा एक सीनियर रेंजर फॉलो करता रहता है और वो लोग इतने अनुभवी होते हैं कि कभी भी किसी को ये पता नहीं चलता है कि वो सीनियर रेंजर कहाँ है और किस जगह पे है। हमारे साथ भी कोई ना कोई सीनियर रेंजर रहेगा, ये हमें शुरुआत से पता था और आमतौर से वो लोग तभी निकल के आते हैं जब नए ट्रेनीज को किसी बहुत बड़ी मुसीबत में वो देखते हैं। बहरहाल सुबह होती है और हम तीनों निकल गए। शुरुआत में तो ये आपको एक ट्रेजर हंट जैसा लगेगा। मैं श्योर हूं आप सब ने ट्रेजर हंट तो जरूर किया होगा, बचपन में, स्कूल में, या फिर जो लोग काम करते हैं ऑफिस में भी ऐसे ट्रेजर हंट्स होते हैं। तो शुरुआत तो हमारी बहुत अच्छी हुई। हमें तुरंत कुछ क्लूज मिलते हैं और हम समझ गए कि हमें अपने रेंजर्स ऑफिस से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ के वहां जाना है। अब मैं ये तो जानता था क्योंकि ये 2 दिन का सर्च है, तो पहले दिन तो किसी को ये पुतला मिलने वाला नहीं है। मतलब ऐसे ही उसे छुपाया गया होगा ताकि पहली रात तो हमें ना मिले। बाद में जब आज मैं खुद एक सीनियर रेंजर हूं, मैं कह सकता हूं कि इसका मेन रीजन है कि वो हमें ये देखना चाहते हैं कि हम बिना किसी आग या साजो सामान के रात जंगल में किस तरह बिताते हैं। हम पहुंचे इस पहाड़ के पास जहां के नीचे से एक छोटी सी नदी जाती है। हम तीनों ने यह तय किया कि आज हम यही नदी के पास ही अपना कैंप सेटअप करेंगे। तो हम सब पहले जुट जाते हैं इसी के लिए। सबसे पहले लकड़ियां ढूंढने थी आग जलाने के लिए और मैं सीधा निकल जाता हूं इस काम के लिए। हमें यह बताया जाता है और कहा गया है कि हम कोई भी पेड़ काट नहीं सकते, यानी हमें कैंप देख समझ के ऐसी जगह पे सेटअप करना है जहां की हमें लकड़ियां नीचे गिरी हुई मिले आसानी से। कोई भी पेड़ से ना हम लकड़ियां तोड़ सकते हैं और ना ही किसी को काट सकते हैं। तो मेरा लगभग 1 घंटा ऐसे ही लकड़ियां ढूंढने में चला जाता है। हम तीनों ने एक बहुत अच्छी चीज की थी कि हमने अंधेरा होने के काफी पहले ही कैंप सेटअप करने का सोच लिया था, क्योंकि हम जानते थे कि इन सब कामों में कुछ नहीं तो 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। मैं 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय बिता के लकड़ियां लेके आता हूं और फिर शुरू होता है वो काम जो कि शायद सबसे मुश्किल था, और वो था आग जलाना। बिना लाइटर या किसी चीज के हमें आग जलानी थी और वो भी पूरी रात जलती रहनी चाहिए। मैं और गैब्रियल आग जलाने की प्रक्रिया में जुट जाते हैं। बहुत देर के बाद यानी लगभग 30 मिनट बाद हमने आग तो जला ली, मगर अभी तक हमारा तीसरा साथी जेम्स पानी लेके वापस नहीं आया था। मेरे हिसाब से ये शायद सबसे आसान काम था, क्योंकि हम एक बहती हुई नदी के पास ही थे और यहाँ से पानी लाने में कितना टाइम ही लग सकता है। अब लगभग 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन जेम्स का कोई भी नामो निशान हमें नहीं दिख रहा था कि तभी मैंने जंगल से आती हुई कुछ आवाजें सुनी। ये आवाजें ऐसी थी जैसे कि कोई इंसान जंगल के अंदर से हमें पुकार रहा हो या बात करने की कोशिश कर रहा हो।
मुझे तो सच कहूं कुछ समझ नहीं आया और हम दोनों ही जंगल के उस हिस्से में चले गए ये देखने के लिए कि कहीं ये जेम्स तो नहीं है और कहीं वो हमें चिढ़ाने की या हमारे साथ कोई प्रैंक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। मगर ऐसा नहीं था, क्योंकि हमें जंगल में कुछ नहीं मिलता है। और जब हम वापस आए तो हमें जेम्स दिखता है जो कि पानी लेके आ गया था। हमने देखा जेम्स अपने साथ कुछ मछलियां भी पकड़ के लाया था और उसने हम दोनों को देख के एक बड़ी सी स्माइल दी और बोला कि मैं मस्त डिनर का भी इंतजाम कराया हूं दोस्तों। तो ठीक है, हम तीनों रात के लिए बातें कर रहे थे और अपनी मछलियां पका रहे थे कि हमें फिर जंगल के अंदर से कुछ आवाजें आती है, ऐसे जैसे कि कोई जेम्स जैसे ही आवाज में हमें जंगल के अंदर से पुकार रहा हो। मगर जेम्स तो यहां हमारे सामने था, तो फिर उसकी आवाज हमें जंगल के अंदर से कैसे आ रही थी। हम इसे नजरअंदाज करके और अगले दिन की स्ट्रेटेजी बना के सो जाते हैं। रात के कुछ नहीं तो लगभग 2 बज रहे होंगे, तब मुझे कैंप के बाहर से कुछ या किसी के चलने की आवाजें आती है। अब हम तीनों ने ही अलग अलग टेंट्स लगाए हुए थे और मुझे यही लगा कि इन दोनों में से कोई ना कोई उठ गया है और वो बाहर चल रहा है। मैं अपने टेंट से बाहर निकला तो देखा कोई चल के नदी की तरफ जा रहा है। अब ये जो भी था, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है, तो मैं इसका पीछा करते हुए नदी के पास चला जाता हूँ। ये बंदा नदी से कुछ दूर आके रुक जाता है और मैंने उसे आवाज दे के कहा कि क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? तो मुझे बदले में कोई भी जवाब नहीं मिलता है और इस वक्त हम दोनों में लगभग 40 फीट का फासला होगा। मैंने फिर से आवाज दे के पूछा कि क्या सब ठीक है? तो तभी मुझे उस आदमी की आवाज सुनाई देती है और ये अब मेरी आवाज में कहता है, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? ये सुनते ही मैं चौंक जाता हूं और तभी ये चीज अपना चेहरा घुमा के मेरी तरफ देखती है। हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं इसे चीज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब इसने अपना चेहरा घुमाया तो मैंने देखा इसका चेहरा पूरा प्लेन था। मतलब ना नाक, ना ही मुंह, ना ही आंखें, कुछ भी नहीं, एकदम प्लेन। और ये देख के मैंने पीछे की तरफ होके गिर जाता हूं। 1 सेकंड में ही ये चीज बिल्कुल मेरे पास, यानी बस अब लगभग 5 फीट की दूरी पे आ जाती है और तभी मुझे एक गोली चलने की आवाज आई और ये चीज मेरी आंखों के सामने से तेजी से नदी के तरफ भाग गई। मैंने देखा हमारे सीनियर रेंजर एंड्रू ने इस पे गोली चलाई और मुझे कहते हैं कि मैं अभी के अभी अपने कैंप में वापस जाऊं। मैंने एंड्रू से पूछने की कोशिश की कि ये है क्या, मगर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बस हम जब कैंप में वापस गए तो उसने मुझे कहा कि मैं ये बात इन दोनों को नहीं बता सकता और फिर हम सभी कैंप को वैसे के वैसे छोड़ के रात के अंधेरे में अपने रेंजर्स ऑफिस पहुंच जाते हैं। मुझे आज भी नहीं पता इस चीज को ठीक से क्या कहते हैं, मगर जंगल में आपको ऐसी बहुत सी अजीब चीजें और जीव मिल सकते हैं। कई बार इंटरनेट पे सर्च करके जब मैंने देखा तो शायद ये एक स्किन वॉकर था, पर मुझे लगता है शायद हमें कभी भी इस बात का पता नहीं चलेगा कि वो चीज उस रात को मैंने क्या देखा था।